हाँ जी जनाब, कैन स्टार्ट। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है कि हम जेंडर रखना चाह रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस देख देख, और कितने हैं जो क्या इंटरेस्ट बेस्ड है? ये भी ठीक है। ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि इन्होंने इंटरेस्ट बेस्ड रखा है। बाकियों की क्या बेस है, क्या बेसिस क्या है कि क्यों बैकग्राउंड आपका वैसा है? ये भी बात सही है। क्या क्या जी हाँ, नहीं क्या कहा आपने? जबरदस्त। तो आप एक ऐसे ही प्रिपेयर कर लें, ये भी एक अच्छी अप्रोच है ये भी। और बस मतलब मिली जुली यही कंसिडरेशंस होंगी। एक शायद आप मिस कर रहे हो, वो फिर इसमें कवर हो जाएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये बंद ना कर दें। चलें जनाब, चलें भी हम फिर देखते हैं कि जेंडर स्टडीज में बेसिकली है क्या। हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि आप सीएसएस में जब इस गेम में आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सिलेक्शन। क्योंकि बाकी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इंग्लिश नहीं आती तो सीखना पड़ेगी, पाकिस्तान अफेयर्स आपको स्टोरी लगता है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, इस्लामियात से आप बिल्कुल बेजार हो या बहुत अच्छी लगती हो, वो इररेलेवेंट क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, आयतें वहाँ कोट करना पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ये जो सर्विस है ये स्टेट सर्विस है। आपकी जो अपनी कोई भी लाइकनेस हो डिसलाइकनेस हो वो इसमें उठ जाती है। और उसके बाद भी ये है, आपके बिलीफ्स जो भी हों सर्विस में जाने के बाद भी, उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, आप स्टेट से अलाइन कर लेते हो। तो स्टेट चाहती है कि आप क्या पढ़ें, ये सारी चीजें पढ़ें। लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि भाई साहब क्या किया जाए, जेंडर रखा जाए, इन्वायरमेंटल साइंस रखा जाए, या और 50,000 उसमें लिखे हुए हैं वो उनमें से कोई एक उठाया जाए और 600 मार्क्स पूरे किए जाए। तो वहाँ आपके पास वैरायटी है, तो वहाँ फिर आप सोच में पड़ जाते हैं। सो ये हम देखेंगे कि जेंडर जो है वो वाइज चॉइस कैसे है। ठीक है जनाब। सो सबसे पहले जो आप लोगों ने किसी ने भी नहीं बताया वो क्या है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाई स्कोरिंग, क्योंकि अगर आप सीएसएस में चले गए हैं और आपको उर्दू अदब से बड़ी वाबस्तगी है और वो आपको स्कोर देता है 50 एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट, उसको आप उठाते हैं और वो आपको मिनिमम 70 देता है, मैक्सिमम 80 भी दे सकता है। 88 इस दफा जो टॉपर था फिलोसफी में उसके 88 मार्क्स, तो ये भी एक है। हालांकि उसका सारा बैकग्राउंड क्या है, लम्स का उसका बैकग्राउंड है वही एमबीए फाइनेंस या जो भी उसने पढ़ा होगा वही है। ठीक है जनाब। सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं, फिलोसफी का बैकग्राउंड नहीं। और उसने छठी अटेम्प्ट इस तरह बनेगी उसकी उसकी छठी अटेम्प्ट थी सीएसएस की और पीएमएस की मिला के, तो उसको 6 साल या 6 अटेम्प्ट लगी कि जनाब मैं फिलोसफी रखूं, और उसको ये बात समझ आ गई कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट फिलोसफी, इसलिए उसने वो रख लिया। तो जेंडर भी ऐसे ही है, जेंडर में भी लोगों के
आराम से 70 और जरा से कोई फ्लेवर ऐड करके जरा उसको जबरदस्त किस्म की कोटेशंस के साथ सजा के आप पेश करते हैं तो 80 प्लस भी आ सकते हैं। और इसमें एक बात ट्रिकी है, वो है कि ये कॉन्सेप्चुअल, आप ये नहीं कह सकते कि भैया इसमें आप कोई और तड़का लगा दे। जैसे पिछली दफा यहाँ एक स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो इसको रिलीजन के साथ कंपेयर करके चल गए। तो आपको वो बिल्कुल जो आपके फिल्टर्स हैं ना, जो आपकी सोसाइटी के यहाँ फिल्टर्स हैं, जो आपका कल्चर है, नॉर्म्स हैं, बड़ी ऊंची ऊंची आपकी वैल्यूज हैं, उन सबको जरा साइड पे रखना पड़ेगा, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके काम होगा। इस दफा अगर आपने जब आप पढ़ेंगे फिर आपको अंदाजा होगा, उसने जो एमसीक्यूज जो मेरी नजर से गुजरे हैं सारे कंसेप्चुअल थे। जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं वो उनमें से शायद 2-3 ही कर पाता, बाकी कुछ भी नहीं। वो भी कुछ बुक्स के नाम होंगे, आते होंगे तो आप कर लेंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये क्या है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। सेकंड पे फिर आ जाता है इंटरेस्ट। कैसे ये फिर इंटरेस्टिंग भी है, जैसे आपने कहा जी इंटरेस्ट हमारा बहुत है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि ये जो फंडामेंटल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इवन इश्यूज जो हैं उनको डील करता। सोशल इन टर्म्स ऑफ के ये जो सोशल स्ट्रक्चर भी चल रहा है उसमें डिफरेंट जेंडर्स हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, बाकी बाय हैं या व्हाटएवर जितने भी हैं, ठीक है, सबको आप इंक्लूड करेंगे तो आप देखते हैं कि यार, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं हो सकती। पर्टिकुलरली मेन एक एटीट्यूड रखते हैं, उनका एक बिहेवियर है, उसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन, ठीक है। फीमेल्स हैं, पहले ही एजुकेशन में इतना नहीं था, अब ये हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? फिर आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसी जैसे डिसिप्लिन हैं उनमें ये ज्यादा है, जैसे डॉक्टर बनना ये ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि सोसाइटी उनको, सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है, ऑब्लिगेशन ही उन पे वो बन जाता है कि वो क्या करें, इसको ऑप्ट करें एज अ प्रोफेशन, डॉक्टर बने। डेफिनेटली में, लेकिन मेनली बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि नहीं नहीं बाकी सारे जेंडर्स को करता है, सारे जेंडर्स हैं। वुमेन पे ज्यादा फोकस इसलिए करता है, वुमेन पे ज्यादा इसलिए फोकस करता है क्योंकि ज्यादा जो बड़ा पोर्शन है, जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो चूंकि वुमेन की है, जितना बड़ा जेंडर की पॉपुलेशन होगी, साइज होगा, उतनी ही उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ना। दूसरों की कम है, ट्रांसजेंडर कम है तो उनकी उस हिसाब से कम बात होती है। सो इस तरह से है। फिर ऐसे ही इसके बाद जो है सोशल के बाद ऐसे कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो आप देखते हैं कि क्यों, जैसे राइट्स जो हैं वो लिखे तो सबके सेम हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। जैसे प्रॉपर्टी का है, आप तो बड़े दन दना के कहते हो कि भाई साहब मेरी हो गई है शादी, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे मेरा हिस्सा दे के फारिग करें। और फीमेल जो है वो अपना हिस्सा मांग लें कि भाई साहब ये जो मेरा हिस्सा थोड़ा बहुत बनता है ना, चलो हाफ ही बनता है वही दे दो, तो उससे क्या आप हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। ये है। उसके बाद आप वोटिंग को देखते हैं कि भाई साहब ये फीमेल जो है ये वोट किस तरह देती है, क्या अपनी कोई चॉइस है या घर के किसी मेल बड़े ने कह दिया कि भैया उसको दे आओ तो दे दिया। तो ये सारे इस तरह करके क्या बन जाते हैं अल्टीमेटली, पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, जो आपके सारे ये फंडामेंटल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, सब कुछ वो पॉलिटिकल राइट्स में फॉल करता है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक इश्यूज। अब ये सारे वो चीजें हैं ना, इंटरेस्टिंग की बात हो रही है, वो मेन थीम आपने नहीं बोला कि इंटरेस्टिंग ही क्यों है जेंडर, क्योंकि ये आपके दाएं बाएं की बातें हैं, समझना आसान है। जैसे लॉ है ना, सबको समझ आ जाता है, किसी को ये रॉकेट साइंस नहीं, आप उसको ये बताएं कि भाई तुम सिग्नल तोड़ोगे तो तुम्हें इतना फाइन हो जाएगा,
ये इसमें समझना मुश्किल है, सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। यही अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई साहब ये मेरा हाथ है, इसके अंदर ये है, फिर अंदर सेल है, फिर न्यूक्लियस है, तो आपने कहना ये क्या बातें हो रही हैं। किसी को समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा, जिसका इंटरेस्ट होगा सिर्फ उसका आएगा। क्योंकि लॉ या बाकी जितने जेंडर के मामलात हैं, ये सब पे अप्लाई हो रहे हैं, ये सबके इश्यूज हैं। हाँ, आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, जनाब पिछली दफा ओरिएंटेशन में एक भाई साहब बैठे हुए थे, वो कह रहे थे नहीं, मेल ज्यादा सोसाइटी में जलील हो रहा है। हाँ जी, वाह, क्या? हाँ, इस पे भी देखना पड़ेगा कि कौन से जेंडर का बंदा ये बटन पे बैठा हुआ स्विच ऑन ऑफ करता है। क्या? इलेक्ट्रिसिटी? चलें जनाब। उसके बाद है, चल गया। उसके बाद साइकोलॉजिकल जो आपके इश्यूज हैं, कि पर्टिकुलरली मेन एक तरह से बिहेव करते हैं, तो वो क्यों करते हैं ऑल ओवर, और फीमेल्स हैं तो वो एक तरह से बिहेव करती हैं, तो वो क्यों करती हैं। जैसे जी, मेन जो हैं उनका ये है कि बड़ा ब्रेव होना चाहिए, ऐसा वैसे, वो जो क्वालिटीज हैं, हाँ, ऐसे ही आप बिला वजह किसी से पता है झगड़ पड़ते हैं। लड़कियां जो है वो आर्ग्यू नहीं करती। ये साइकी की सारी गेम है ना। हालांकि आर्ग्यू तो दोनों ही कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं। और भी बड़े ये, और इनकी बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेड्स हैं। फीमेल जो है, आप उसको कहते हैं ये इमोशनल होती, मेल इमोशनल नहीं होता। हाँ जी, अजान हो ले, फिर इसके बाद हम इमोशनल होते हैं। नमाज में इसके बाद
ठीक है जनाब। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये आप जब भी कोई सब्जेक्ट चूज करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने ये दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी छुट्टी हो जाए। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बहुत है लेकिन हाई स्कोरिंग नहीं है, फिर भी कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि ये कोई आपके नॉलेज का लंबा चौड़ा एग्जाम है ही नहीं। ये है एग्जाम ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल, आपने स्कोर हाई लेना है। बड़े अच्छे ब्रिलियंट लोग होते हैं और वो माशाल्लाह से उनकी अप्रोच इस किस्म की होती है कि वो हाई स्कोर नहीं ले पाते, होते बड़े ब्रिलियंट हैं, अपनी फील्ड के बड़े ज़बरदस्त लोग होंगे, लेकिन हाई स्कोर नहीं ले पाते, या तो एलोकेट नहीं हो पाते, या फिर अच्छा ग्रुप नहीं मिल पाता। सो ये है, तो आपने इसको बैलेंस रख के चलना है। तीसरा जो है इम्पैक्ट जो है वो है जनाब, आपकी जो लाइफ है उस पर इसका अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक, आप किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं तो ये आपको क्या बनाएगा? इंक्लूसिव। अब आप जनाब असिस्टेंट कमिश्नर हैं और आप 22 हैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर, तो आप उनके खिलाफ ही तो पॉलिसी बनाएंगे ना, ये तो ऐसे ही। आप बाइसेक्सुअल जो लोग हैं उनके खिलाफ, तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप इवन जब लोग सीएसएस का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां भी उनसे को हल्का फुल्का पूछ लेते हैं, वहां तो मोस्टली रिलीजन का पूछते हैं, तो हल्की फुल्की बात ना। तो आप सेक्स की बात नहीं कर सकते। आप इवन अहमदीज, आप उनको सबसे बुरा सेक्ट मानते हो ना एज अ सोसाइटी, अगर बात करें तो वहां आप उनके खिलाफ भी नहीं बात कर सकते, क्योंकि एज अ पब्लिक सर्वेंट आपका ये बनते ही नहीं है कि आप किसी भी सिटीजन के खिलाफ। आपको क्या होना है? इंक्लूसिव। पॉलिसी सबके लिए बनेगी ना, किसी एक मेजोरिटी के लिए तो बन नहीं रही। सो ऐसे। और जो लास्ट पे जैसे आपने बात की, इंग्लिश ऐसे हर साल एक ऐसे किसी ना किसी सूरत से जेंडर से आ जाता है। इस दफा भी आया, हर साल। और बड़ा सीधा सीधा आता है। आप अगर सिंपली, हमारे एक दोस्त थे, वैसे तो उनके किसी और सब्जेक्ट में बेचारे फेल हो गए, लेकिन ऐसे सुबह ऐसे ही कहते हैं फेमिनिज्म पे, मैं सिंपल 4-5 वीडियोस देख के चला गया और ऐसे उनका पास था। क्योंकि ये एक स्टेट कंसेंसस है कि अगर आप अच्छा जबरदस्त किस्म का जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इंक्लूसिवनेस सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, कि आपने किसी जेंडर के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, और आपका बेसिक ऑब्जर्वेशनल नॉलेज होता है ना। इस दफा जो ऐसे आए हैं, ये मार्केट में कितने लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं? कोई एक बंदा मिले और आप उससे पूछें कि भाई साहब को ये कैसे लगा हो, नहीं लगा। तो वहां पे अब ये क्या है? आपका सारा ऑब्जर्वेशनल नॉलेज इस दफा जो उसने ऐसे दिए हैं, अगर यही ट्रेंड चलता है और वो दोबारा क्रैमिंग पे नहीं आता, पिछली दफा उससे पिछली दफा चलता रहा ये, कभी टूरिज्म पे आ गया, लोगों ने सीधा सीधा लिख दिया प्रोस्पेक्ट्स चैलेंजेस, बात खत्म। कभी वाटर स्कैर्सिटी पे आ गया कि भाई पानी की कमी कैसे, अब उसको सेट कैसे करें, तो सीधा सीधा लोगों ने ऑलरेडी रटे लगाए होते हैं। इस दफा उसने हैरान कर दिया लोगों को, और वही लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और ऑब्जर्वेशनल नॉलेज। तो ये एक बहुत सेफ साइड, वहां लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखना होती ऐसे में ना। अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो आप फेमिनिज्म के जो पाकिस्तान में इश्यूज हैं, फीमेल्स के पूछ ले, कुछ और पूछ ले, उनके एजुकेशन पे पूछ ले, हेल्थ पे पूछ ले, तो आपकी एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन तो होती है ना कि फीमेल को ये मसले हैं या किसी भी जेंडर को ये मसले हैं, तो ये एक बहुत सेफ साइड है। और अगर आपने ये रखा हो, आपने इसकी तो 2-4 थीरीज पढ़ी हो, 2-4 भी इसमें लोगों ने ऐसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आपको उनका पता हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये तो हो गया, हमें पता चला ये क्या है, वाइज चॉइस है। तो ये चॉइस नहीं है कि ऐसे ही बस मूड आया और इसका नाम अच्छा लग रहा था और लगा कि लड़कियों की बातें होंगी। हाँ, सो वैसा मामला नहीं। अब उसके बाद है जनाब, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों ने शायद ऐसे ही रख लिया हो, कुछ जो है वो शायद ये जानना चाह रहे हो कि इसमें एक्चुअली होगा क्या, कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे क्या। उससे फिर आपको अंदाजा होगा कि इसको समझना आसान है या मुश्किल है। ठीक है जनाब।
सो बेसिकली जो जेंडर स्टडीज है वो है क्या? सिंपल सोशल आइडेंटिटीज। क्या है जनाब? सोशल आइडेंटिटीज। अब जैसे पहले सारी बातें हुई, आइडेंटिटी क्या होती है? जेंडर ये कहता है कि हर चीज जो है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हर चीज, मेन जो है वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे, इकोनॉमी पे इनका कब्जा होगा, लॉ पे इनका कब्जा होगा, पॉलिटिक्स पे इनका कब्जा होगा, या किसी भी फॉर्म में आप एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं या सोचते हैं, वो क्या है आपकी, वो क्या बना रहा है? एक आइडेंटिटी कि मेल ऐसा होता है। आप देखें ना, ऐसे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट की हेड फीमेल बन गई। अब देखे ना, मुलाजिम लेवल पे नीचे, तो वो जरा सी ईमानदार किस्म की बन गई, तो वो जरा सख्ती करना शुरू कर दी। मेल जो है ना फेवर दे देते हैं, कोई नहीं खैर है ऐसे, क्योंकि वो हो सकता है मुलाजिम वहां से निकल के घर जाके उनके बर्तन धोआता, तो मेल अपना काम ऐसे भी चला लेते हैं, तो फीमेल ऐसे काम मोस्टली नहीं करते। तो अब नीचे मुलाजिम लोग जो हैं वो, उनका क्या आर्गुमेंट है? अब वो कहते हैं यार वो फीमेल बन गई है ना, पता तो है ना फीमेल्स कैसी होती हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन है फीमेल्स के बारे में, तो जेंडर इनको डील करता है। मेल है, मेल के बारे में हमेशा ये माइंड होता है कि जनाब इसके पास वो अच्छी जॉब होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया कि फीमेल शायद सिर्फ इसलिए लोग पढ़ा रहे हों कि अच्छे रिश्ते आ जाए। मोस्टली लोग ना, कि अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, लड़की, अब देखे ना उसकी, अब ये को हवा में बात नहीं है। हम यहाँ पे ये जो जेंडर है ना, ये फिलॉसफी की तरह नहीं है। फिलॉसफी फिर रीजन पे चलती है कि आप एग्री करें डिसएग्री करें, कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है। ये चलता है रिसर्च पे। यूएन वुमेन है, वो बैठे हुए हैं, वो उनका सुबह शाम यही काम है, आपका डाटा कलेक्ट करना। अब पाकिस्तान में जो मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर उसको सपोर्ट किया जाए, 85,000 डॉक्टर्स हैं फीमेल्स जो आफ्टर मैरिज घर बैठी हुई, तो इसका मतलब यही है ना कि रिश्ता पार्टी चल रही थी, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा रिश्ता हो गया, एंड ऑफ स्टोरी। तो फिर तो ये कंस्ट्रक्शन कहाँ से है? ये भी कंस्ट्रक्शन ही है ना, कि मेल जो है वो तो भाई उसने बीए भी पास किया हो, आप उससे जॉब करवाते हैं, लेकिन फीमेल से आप क्या और तरह की एक्सपेक्टेशन होते हैं। उसके बाद ये जो डेली चोर्स होते हैं, जो आपके घर के काम काज हैं, तो बर्तन कौन मांजेगा? हाँ जी, बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? इस पे वो इंडिया की एक मूवी भी आई थी, टू स्टेट्स, पूरी तो नहीं मैंने देखी, लेकिन उसका आइडिया बेसिक ये था कि वो कहता है जनाब मैं घर रहना चाहता हूँ, लड़का कहता है मैं घर रहना चाहता हूँ, मेरी बीवी अच्छी जॉब कर रही है तो पैसे बना रही है, लेकिन सोसाइटी उसके अपने पेरेंट्स अच्छा नहीं समझते। वो क्यों नहीं समझते? ये क्या है? सारी सोशल कंस्ट्रक्शन। और आप उसी को, इसमें बहुत सी फिर थीरीज भी आएंगी कि इसमें जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, ऐसी बनती जाती हैं ये आपकी, कि फीमेल जो है छोटी होती है 4-5 साल की, वो अपने से बड़ी फीमेल्स को देखती है, वो उसके रोल मॉडल बन जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसे करते हैं, कि सोसाइटी इस चीज को अप्रूव करती है, इस चीज को डिसअप्रूव करती है। सो ऐसे करके जो है कंस्ट्रक्शन चलती है। तो ये सारा ओवरऑल वैसे ही है। आप ट्रांसजेंडर को देख लीजिए, अब आपके माइंड में जब भी नाम लिया जाए तो एक कंस्ट्रक्शन आती है कि यार ये, यही अगर इमेजिन आप करें, आईसेफ की रिसेप्शन पे किसी को ऐसे बिठाया हो, आप कहेंगे ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका माइंडसेट है, हालांकि वो काम बंदा एफिशिएंटली कर रहा है एज अ पर्सन, वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन आपको क्या है, वो कंस्ट्रक्शन का मसला। जैसे आप इवन, ये तो फिर जेंडर्स है ना, जो लोग वैसे डिसेबल हैं, हम उनको बड़ा बाइस्ड है उनको लेके, ये तो फिर जेंडर्स है ना, कि हम इनको ऐसे ही कह देते हैं, कोई इनको खुदा का अजाब कह रहा होता है, तो कोई कुछ कह रहा होता है। सो बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं। सो ये है, सो जेंडर इन सबको देखेगा। तो बेसिक जो जेंडर का प्रेमिस है वो किस पे खड़ा है? वो सोशल कंस्ट्रक्शन पे खड़ा है। क्या आपकी हर चीज सोशल कंस्ट्रक्शन ही है? फरमाइए।
हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो चीज इसको एड कर रही हो, इसमें जो पहला पोर्शन है ना, अगर मैं सिलेबस में आऊंगा, वो डील ही करता है कि जेंडर स्टडीज वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, कि बाकी डिसिप्लिन को भी देखता है, आइसोलेशन में नहीं काम करता। क्योंकि आपको हिस्ट्री हिस्ट्री भी देखना पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस भी देखना पड़ेगी, बायोलॉजी देखना पड़ेगी, साइकोलॉजी देखना पड़ेगी, फिर उसमें क्या चीजें। तो ये है, तो ये है। तो बेसिकली फिर अगला जो पॉइंट है, इट इन्वेस्टिगेट्स द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, लीगल, हिस्टोरिक, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, जो मैंने पीछे आपको बताए हैं सारे, कि सोशली कैसे डील करता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ये सारा। अब ये देखना, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है कि मेल ही क्यों कमाए। और डॉक्टर है ना, बड़ी स्किल्ड होगी, काम करे, पैसे बना सकती है, लेकिन नहीं, हमने उसको क्या है, उसका जो रोल है ना। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके बाद क्या आता है, जेंडर रोल्स। जब कंस्ट्रक्शन हो गई तो आप जेंडर रोल्स दे देते हैं। अभी ये लॉज ना हो तो ट्रांसजेंडर भी अभी तो काम करना शुरू हुए हैं, encourage आप उनको कर रहे हैं। हाँ, तो वरना आप कभी ना करें। ये लॉज भी हम, हमारी जैसी सोसाइटी तो इनिशिएटिव ले ही नहीं सकती ना, ये वहां से लॉज आ रहे हैं। अगर आप ये लॉज नहीं अप्रूव करेंगे, नहीं पास करेंगे, तो ईयू से आप कट जाएंगे, यूएन से हो सकता है आपको वैसे छुट्टी करा दी जाए। ये जो फंडामेंटल राइट्स आपने दिए हुए 50,000, इवन ये ना हो, ये तो बड़ी बड़ी और बातें हैं ना। सो इस किस्म की चीजें। उसके बाद है जनाब, जब ये सारा कुछ आप देख लेते हैं, बेस आ गई आपके सामने, तो अगला पॉइंट है कि आपको फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स है ना सोसाइटी के, वो समझ आ जाता है कि हाँ, मसला तो यहाँ पे हो रहा है। जब वहां वो आपको पता चल गया, तो अगला क्या है कि फिर जेंडर उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम्स पहले थीरीज दाएं बाएं, क्योंकि पहले तो आप हिस्ट्री देखेंगे ना। अगर आपको ये बताया ही ना जाए कि भाई साहब 1910 तक फीमेल्स इवन ऑक्सफोर्ड में एडमिशन नहीं ले सकती, कैम्ब्रिज में नहीं ले सकती। आज आपके साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कंसिडर किया जाना चाहिए, वहां आपके साथ बैठ के सीएसएस का एग्जाम देने के मूड में, बहुत बड़ा चेंज है ना। अब आप इमेजिन करें 100 साल पीछे, ब्रिटेन जैसे कंट्री जो सुपर पावर हुआ करते, उन्होंने ये राइट नहीं दिया हुआ। आज इनका आपका वोट बिल्कुल इक्वल है, तब राइट था ही नहीं। 1990s तक आपको, इवन यूएस चैंपियन है ना बड़ा ह्यूमन राइट्स का, आप उसको देखें तो वहां आपको चंद लोग मिलेंगे जो वैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इलेक्शन लड़ती हैं, फीमेल्स। अब देखें, उनकी वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। तो हमें सारी बेस देख के, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, फिर पूरा एक इन्होंने चैप्टर रखा हुआ है इसी सिलेबस में जो पर्टिकुलर है। सो उसमें हम उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। आगे चलिए जनाब। उसके बाद इसकी वैसे जो यूटिलिटी है, उसको देखा जाए तो वो यही है कि जनाब, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए जबरदस्त, कि पॉलिसी मेकर अगर जब से उन्होंने ये जेंडर स्टडीज को देखना शुरू किया है, वुमेन स्टडीज से गाइडलाइन लेना शुरू की है, तो उसके बाद से पॉलिसी जो है वो ज्यादा जो क्या हो गई है, इंक्लूसिव हो गई। अभी तो हमें ये जो ट्रांस हैं या जो बाकी लोग हैं, इनके लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स का बड़ा मसला बना रहता है ना। एक जमाना था फीमेल्स के पास ये राइट नहीं, तो ये तकरीबन फीमेल्स ऑलमोस्ट 50% तो पॉपुलेशन बनती होगी, 50 ना सही 40% आप कर लें, फिर भी बहुत बड़ा चंक है ना। सो इनके पास ये राइट नहीं थे, तो अब इनके पास आ गए हैं, तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी पॉलिसी मेकर्स के लिए फायदा मंद होगा जो भी ये जेंडर का मामला। ठीक है जनाब, आगे चलिए। उसके बाद है कि आप, हाँ जी, पानी लेने जा रहे हैं। गुड, इमरान को पानी का तो कहिए। अच्छा जनाब। उसके बाद आपको ये सोचने पे मजबूर जरूर करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका बहुत ज्यादा वो रिलीजियस माइंडसेट है ना,
और आप बड़े कल्चर के दावेदार हैं, तो फिर आप ये सब्जेक्ट आपको ये समझ ही नहीं आएगा, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्ट होता नहीं है ना, तो आप फिर वहां कैसे लिख पाएंगे इसको? मुश्किल हो जाएगा ना लिखना वहां पे, क्योंकि अब मोस्टली अब जो ट्रेंड इस दफा ओवरऑल आया है वो आया है अप्लाइड। अगर वो अप्लाइड पेपर दे दे कि भैया ये जरा खुद से बैठ के लिखो ना, तो फिर आप लिख पाएंगे? आपने तो चंद बातें यहाँ से देख के, कुछ स्लाइड देखी, वैसे के दो चार आर्टिकल पढ़े, बना लिया उसको अच्छे से नोट्स, और उसको रटा लगा के चले गए। तो ये कैसे है, इसमें ईमान लाना पड़ता है, ये मसला है इसका, क्योंकि आपको हजम ही नहीं होता। क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है, जेंडर का सबसे बड़ा ये मसला है। बाकी कोई आप और इन्वायरमेंटल साइंस रखें, कोई मसला नहीं, उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है ना, उनको जाके टच करता है। अब यहाँ आपने जो कहता होगा, पहले क्लास में किसी ने कह दिया होगा कि फीमेल जो है वो फिजिकली वीक है, तो आप कैसे कहते हैं इक्वल? तो फिर तो यही बात अब वहाँ पेपर में लिखा है कि भाई मैं तो जरा सा इख्तलाफ करूंगा, और आप वहाँ अपनी इंटेलेक्ट शो करें, तो फिर वो थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे एग्जामिनर जो है, और मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये इख्तलाफ नहीं आपने यहाँ पे, आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं डेफिनेटली। जी, रीजन में क्या रीजन इसके लिखे? नहीं, वो रिसर्च ने अब साबित कर दिया हुआ है ना कि वीक नहीं है। अगर देखो ना, उसकी एक आर्गुमेंट ये है, स्विंग ऑन करना, उसका एक आर्गुमेंट ये है कि वीक किस तरह नहीं है, वो साबित हो गया ना। पहले जमाने में था, फिजिकल पावर जो है या वैसे साइकोलॉजिकल, वो सारा मिल मिला के बात कर देते थे। मिलिट्री का जमाना था, आप जंगें लड़ते थे, और उसमें ज्यादा फिर मेन को प्रेफर किया जाता था। तो अब क्या है? देखिए, ठीक है, देखिए। अच्छा, जी जी, बिल्कुल सही। नहीं, ये प्रूव तो ना हुआ, ये तो सर्कमस्टांसेस है ना उसके। अब जेंडर कहता है कि ठीक है भाई साहब, ये हो गया। अब जिनकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो आप उनको भी जरा सा चेंज कर सकते हो ना। अब एक, फॉर इंस्टेंस, एक लड़की है, वो बड़ी हो गई है, वो मैट्रिक लेवल के या ओए लेवल्स पे है, ठीक है, तो वहां से अगर आप उसका माइंडसेट चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। कि आप उसको उसके राइट्स बताओ, आप उसको बताओ तुम भी इक्वली कैपेबल हो किसी भी फील्ड में जाने। वो कहती है मैंने वकालत करनी है, आप कहते हैं ना 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 ना, ये टीचिंग अच्छी चीज है, तुम ये करो, ऐसे। तो आप उसको ये समझा सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी की है, लड़कियां ऐसे वेव करके बैठी हुई है ना, कि भाई नाराज हो जाएंगे, घर वाले नाराज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले रही, तो आप उनको बता तो सकते हैं ना। अब आप ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि कंस्ट्रक्शन तो हो गई। तो जेंडर कहता है कि भाई साहब, पहले तो जिनकी हुई हुई है ना, अनडू करने की कोशिश करो, उनकी हो ना हो, चलो उनको छोड़ दो, लेकिन अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो तो वैसी ना हो। आज से 25 साल बाद तो डिफरेंस तो हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करिकुलम चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एजेंडे ये है, ये गोल है, एम ये है कि सारे जेंडर इक्वल हैं। क्योंकि अब एग्जाम्पल कैसे दी जाती है कि अच्छा फीमेल वीक है, तो भाई सारे मेल इक्वल हैं,
कुछ वीक है तो कुछ स्ट्रांग है ना, ऐसे ही होता है ना। अब एक लड़की को जोडो कराटे आते हो, आपको ना आते हो, तो वो आपसे स्ट्रांग हो गए, तो आप उससे पंगा ले बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी। नहीं 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 नहीं, कुछ चीजें जो है ना वो सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा पाकिस्तान में तो लोग ऐसे हैं तो इनको फंडामेंटल राइट्स नहीं देते हैं। इतना लंबा आपने अरसा तय किया है ना, जब से इंसान ने स्टेट बनाई, लॉज बनाए, यूनाइटेड नेशन बनने तक, वो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो आपका निचोड़ है, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का ना एसेंस है। उसके बाद आपने डिसाइड किया। अब ये नहीं कह सकते अच्छा अमेरिका में तो लोग ऐसे हैं ना तो उनको राइट्स दे देते हैं। जैसे पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अच्छा एजुकेशन तो है नहीं लोगों के पास। अब आप यहाँ बैठ के फिलोसफर बन रहे होते हैं ना, हम कह रहे होते हैं ये देखो गांव का बंदा है, सुबह जाता है, जानवरों का चारा काटता है, वापस आता है, उनको डालता है, लस्सी शस्सी पीता है, सो जाता है। ना इसने कभी टीवी देखा है, ना इसने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो इसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है जिसकी बेस पे ये इस पॉलिटिशियन को वोट दे सकते हैं। बात नहीं होती, होती होती है ना। तो फिर लेकिन उसके बाद भी हमने उनको राइट टू वोट क्यों दिया हुआ? क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनेगी उन पे भी उतना इफेक्ट करेगी, पढ़े लिखे बंदे भी उतना करेंगे। ये नहीं है कि पीएचडी होल्डर है उस पर टैक्स जो है वो ज्यादा लग जाएगा और उस पर कम लगेगा। सब पे एक जैसी चीजें होंगी ना, कोई भी लॉ बनेगा तो वो यूनिवर्सल होगा। ये नहीं पढ़े लिखे बंदे ने सिग्नल तोड़ दिया तो उसको 500 फाइन कर देंगे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको 200 कर देंगे। नहीं, तो कुछ चीजें ह्यूमन हिस्ट्री से हमने सीख के ये मान लिया है कि भाई साहब इनके बगैर कोई चारा नहीं। अब आप अरबों में चले जाएं, वहां मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया ने 1961 में या उसके बाद जाके कहीं स्लेवरी अबॉलिश की है। तो फिर अब आप कहें नहीं ये तो सोसाइटी ऐसी है, स्लेवरी तो इनके कल्चर का हिस्सा है, तो आप इनको अमेरिका से ना कंपेयर करें। कुछ चीजें अब यूनिवर्सल है ना, उन पे कोई आर्गुमेंट ही नहीं। तो ये बात, तो जेंडर भी फिर यूनिवर्सल हो जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ फीमेल्स के और इश्यूज हैं, यहाँ और इश्यूज हैं, वहाँ और इश्यूज हैं, तो यहाँ डिफरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। वो वाली यहाँ नहीं लग सकती, ये वाली वहाँ नहीं लग सकती, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन एक बेसिक जो जैसे एम है वो तो इक्वलिटी है ना, उससे नहीं आप हट सकते। तो ये अच्छा जनाब। अच्छा, जब ये सारा काम हो गया, सोल्यूशन हो गए, तो उसके बाद क्या होती है कि किसी भी जेंडर के साथ कोई भी जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वो इरेडिकेट हो जाती है। बेसिक एम तो यही चल रहा है ना। जैसे ही आप ये देखें ना कितनी बड़ी एक्सप्लॉइटेशन थी पहले कि मेल जो है, इवन जो पुरानी जब हम हिस्ट्री देखेंगे, रोमन जो फैमिलीज थी ना उनका मेल हेड होता था, फीमेल तो फीमेल, वो अपने जो मेल बच्चे हैं उनको भी मार दे, कोई स्टेट नहीं उससे पूछ सकती, इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन थी। और यहाँ पे अभी जो कुछ लोग हाउस वाइफ्स को पसंद कर रहे हैं, उसके पीछे उनके अंदर की वो ख्वाहिश है तो भाई साहब अपनी हुक्मरानी जरा कायम रहे, फैसले सारे आपके पास रहेंगे ना। ये जो डॉक्टर्स हैं 85,000 घर बैठी हुई हैं, अभी ये अगर काम करें तो उनके साथ थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं कि भैया यूं नहीं, यूं होगा। फीमेल्स के पास तो घर में अपनी वो चॉइस नहीं होती खाना बनाने की। मजाजी खुदा ऑफेंड हो जाए तो क्या आप करेंगे? कोई चारा है आपके पास? कोई चारा, आप जा भी नहीं सकते। अभी ये तो फिर पढ़ी लिखी की बात हो रही है ना। अब ये 10 साल बाद बगावत करने पे आए, नहीं कर सकते। जॉब क्या करेंगे अभी? कोई इन्हें रखेगा बंदा एज अ डॉक्टर? को जॉब देगा नहीं देगा? तो फिर तो उनके पास वही फिर एक साइकिल में वो फंस जाते हैं, उससे छुटकारा मुमकिन ही नहीं है। और मोस्टली लोग जो है हमारे यहाँ ये एक वो आर्गुमेंट यूज होता है कि भैया वेस्ट में देखो डिवोर्स रेट कितना ज्यादा है,
क्योंकि वहां वुमेन को हमने क्या कर दिया हुआ है, आजाद कर दिया हुआ है, राइट्स दे दिए हुए हैं। मैं बेट तो चले नहीं लगाता आपसे, आप यहाँ वुमेन को सिंपली एक 50,000 का अलाउंस दे दें कि भैया महीने का तुम्हें फिक्स आ जाया करेगा। तो उनसे आप पूछें कि ये जो अरेंज मैरिज तुम्हारी हुई है, रहना चाहती हो इसमें, तो बड़े कम भी इम्कान है कि वो कहें कि हम नहीं रहना चाहते। तो आपकी भी डिवोर्स रेशो वहाँ आप उनको कम्पीट कर रहे हैं, आप कहेंगे हाँ टक्कर दे दी है। सो इस किस्म के मामला हैं। हमारे यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसीलिए बगावत भी नहीं है। तो यही मसला है। जेंडर, फिर ये जो सारी एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे एक और बात है जो घर में फीमेल्स काम कर रही हैं, हाउस वाइफ्स, अब उनको वो कहते हैं ये वो लेबर वाली सेंस ही है कि सारा दिन ये बैठ के क्या कर रही होती हैं, लेबर ही कर रही हैं, और अनपेड लेबर है। कैसे अनपेड नहीं जी, बस किस किस्म के एक्सपेंस, 4 जोड़े ले दिए, गर्मियां आ गई, कुछ 4 सर्दियों में ले दिए, एक आधा कोई खाना दे दे जी। बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात थी। तो कल्चर ही चेंज आएगा ना। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वहां पे लोग अपनी मर्जी से शादी में आते हैं और अपनी मर्जी से शादी से निकल जाते हैं, इसलिए फैमिली सिस्टम तबाह है। हमारे यहाँ ना मर्जी से शादी में जाते हैं, इवन मैन भी जो है, अब्बा जान कहते हैं वहाँ शादी आपकी कर रहे हैं, आप कहते हैं ताक़त, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपकी पे है 25,000, गाड़ी आपने रखी हुई है, फ्यूल वहां से आना है, अच्छा लैपटॉप भी चाहिए, अच्छा फोन भी चाहिए। वैसे तो आप पैसे जोड़ते रहेंगे, शायद 2 साल जोड़ते रहें तो फिर भी ये काम ना हो, तो लड़के भी मान जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वो एक स्ट्रक्चर ऐसा है ना, और अब्बा जान मरते दम तक एक मरला आपके नाम करना गवारा नहीं करते, उन्हें पता है इसने बगावत कर लिया। तो हमने तो ये जो हमारा सिस्टम है ना, ऐसे वो जरा जबर से कायम रखा हुआ है ना, वहां फ्रीडम है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखे ना, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, इसलिए डिवोर्स रेट भी वहां ज्यादा है ना। 5 साल बाद उनको लगा कि भाई ये बंदा सही नहीं है, या पहले हमारी अच्छी बन रही थी अब नहीं बन रही, छोड़ दिया। यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं है, इवन मेन के पास नहीं है। मैन कुछ है वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन घर वाले इधर से पकड़ के कान, उधर से पकड़ के कान, नहीं बच्चे बच्चे दाएं बाएं, 50,000 बातें करके, तो इनसे भी हमारा पुराना रिश्ता है, और 10,000 किस्म की जो भी वो रीजंस देते हैं। तो हमारा तो वो सिस्टम है ना। अब हम इसको कहें कि ये कोई बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, तो उससे तो मैं एग्री नहीं करूंगा। हाँ, कुछ चीजें हमारी अच्छी हैं, जैसे वहां पे ओल्ड एज होम्स है, अब हम पेरेंट्स को वहां नहीं रखते हैं, साथ रखते हैं, वो अच्छी चीज है। तो वो चीजें अपनाए ना जो हार्मलेस नहीं है। जो चीजें हार्मफुल हैं उनको हम छोड़ दें, छोड़ देना नहीं चाहिए, या हम उस पर बूस्ट करते रहें कि बड़ा जबरदस्त हमारा कल्चर है, इसको नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो फिर कल्चर मैं और आप भी बनाते हैं ना, तो कल्चर इवॉल्व हो जाएगा। ये वेस्ट में अभी ये डिवोर्स रेट ज्यादा है ना, इसलिए हम कहते हैं फैमिली सिस्टम तबाह है। पहले तो ऐसा नहीं था। क्रिश्चियनिटी राइट ही नहीं देती डिवोर्स का, इवन मेन को नहीं देती। तो पहले बड़ा उनका भी इंटेक्ट सिस्टम था हमारी तरह, अब उन्होंने राइट्स दे दिए हैं, तो वो हमारी नजर में तबाह हो गया है, उनकी नजर में बेहतर हो गया है। नहीं, वो तो क्या, देखें दुनिया वो लीड कर रहे हैं ना, हमारे बस में हो तो हम बनाए रियासत मदीना का नारा लगा के, सऊदी अरेबिया वाला मॉडल, ईरान वाला मॉडल, वो भी अब चेंज हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पिछला MBS से पीछे पीछे आप आए ना, महरम के बगैर घर से नहीं निकल सकते। ये शादी वादी डिवोर्स जॉब, ये बहुत बड़े राइट्स हैं, ठीक है।
बाहर नहीं जा सकते, ड्राइव नहीं खुद कर सकते, अब वो कर रहे हैं। तो चूंकि पूरी दुनिया को वो लीड वो कर रहे हैं, अगर आप गड़बड़ करें तो सैंक्शंस लग जाती हैं। चलो सऊदी अरेबिया को सैंक्शंस का भी मसला नहीं, वैसे एक चीज जो सामने अप्रूव हो जाती है ना, वो फिर मसला क्रिएट कर देती है। अब आप कहेंगे वुमेन जो है ये साइकोलॉजिकली वीक हैं, इंटेलेक्चुअली वीक हैं, आपका इनसे कंपटीशन कराया जाए, जैसे सीएसएस का कंपटीशन हो रहा है, हर दूसरे साल लड़की टॉप कर रही, तो फिर वो चीज प्रूव हो जाती है ना। तो कल्चर आपका कहे, रिलीजन कहे, आपकी नॉर्म्स कहे, दुनिया का कोई बंदा कहे कि भाई ये वीक है, तो आपके पास एविडेंस आ जाएगा कि नहीं यार, ये तो कंपटीशन करवाया था, ये तो लड़की तो आगे निकल गई। कभी लड़का आगे निकल जाता है, कभी लड़की, इसका मतलब है कि दोनों के फेयर चांसेस हैं। तो इसको बस क्या आईक्यू, हाँ आईक्यू की बात होती है, आईक्यू नहीं, पहले तो हमने बिल्कुल इनको एक्सक्लूड किया हुआ था ना, पर्टिकुलरली फीमेल्स को, बाकी जेंडर्स को तो आप छोड़ दो ना। तो फिर तो पॉइंट जो आपने बात की, पूरी दुनिया को लीड वो कर रहे हैं। हमारे बस में हो तो हम बहुत एक पुराना सिस्टम लॉन्च करें जिसमें किसी को कोई राइट्स ना हो, मिनॉरिटीज के तो बिल्कुल ना हो, हम छोटा मोटा उनसे टैक्स लें, जन्नत के जो नज़ारे हैं वो दिल में उनको सोचें और कहें कि इनको परसिक्यूट करके हमें सवाब मिलेगा। अब ये स्टेट वैसी नहीं है ना, मॉडर्न स्टेट्स वैसी नहीं है। जब से ये सारा एपिसोड हुआ है यूएन वाला, वर्ल्ड वॉर्स ने जितना दुनिया को चेंज किया है शायद ही किसी इवेंट ने किया। वर्ल्ड वॉर दोनों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। पहली ने बेस रखी, सेकंड ने आके उसको कंक्लूड कर दिया, और उसके बाद हमें ये जो ह्यूमन राइट्स वाला इतना सख्त बुखार चढ़ा हुआ है ना, जो कि अच्छा बुखार है, वो उसके बाद का, उससे पहले पहले तो कुछ भी नहीं जी। दे दिया, बातें तो चल रही थी, असर चेंज तो आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, बात तब से शुरू हो गई, लेकिन कंक्लूड जाके वर्ल्ड वॉर्स के बाद, यूएन बनने के बाद और उसके बाद, ठीक है जनाब। तो जब ये सारे काम हो जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन इरेडिकेट हो जाएगी, सारे जेंडर्स को इक्वलिटी आ जाएगी, तो उसके बाद सारे सोशल सिक्योरिटी फील करेंगे, हर जेंडर खुद को। अब ये वॉयलेंस वाला भी सेंस इसमें ले आए ना आप, कि फीमेल जो है, आपकी अपनी बहन हो, वालदा हो, तो आप रात को वो कहे मैं 11 बजे बाहर जा रही हूँ, तो आप उसके साथ जाना चाहें। आपका भाई रात को 4 बजे भी कहे तो आप माइंड नहीं करते, आप कहते हैं जाओ मुझे ना तंग कर। ठीक, वही तो मैं कह रहा हूँ। जेंडर जेंडर या बाकी लोग, यूएन जैसे है, यूएन वुमेन है, अमेरिका में भी ये मसले हैं ना, ये स्टॉक करना, हैरेस करना, वो दिन को हो रात को हो, वो तो यही तो वो बात कर रहे हैं ना, जेंडर का यही तो सारी गेम है। तो कहते हैं भाई साहब आपको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगी सारे जेंडर्स को, जो एक्सक्लूसिव एक राइट मेल के पास है ना, सिक्योरिटी जो उसको मिली हुई है, वही सारे जेंडर्स को देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप बिल्कुल उनको जाने दें और नहीं, आप साथ जाएं, डेफिनेटली कोई मामला हो सकता है गड़बड़, जब तक ये सोसाइटी ओवरऑल चेंज नहीं होती। ये तो ऐसे ही है ना कि क्राइम हो रहा हो और वहाँ कहें नहीं 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 नहीं, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, क्राइम हमेशा रहेगा, हमने उसको मिनिमाइज करना है, जैसे उन्होंने किया हुआ। कहाँ बढ़ गए, ये आपने, ये जब हम उस पे आएंगे ना, तो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूंगा, और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। छोटा सा आपको नुक्ता दे देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं। वहाँ रेप केसेस हमें ज्यादा इसलिए नजर आते हैं, वहाँ रिपोर्ट ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी पाओ पॉलिसी, मिट्टी पाओ पॉलिसी,
कि बात निकलने ही नहीं देनी। रेप तो बड़ी दूर की बात है ना, आप बात निकलने ही नहीं देते। तो फिर जहां रिपोर्ट हो रहे हैं वहां डेफिनेटली नंबर्स भी वहां के होंगे ना ज्यादा। तो ये है, जब इस पे आएंगे तो और इसको डिटेल से देखेंगे, कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स का करेंगे, क्योंकि हमने हवा में बातें नहीं करनी। जेंडर में हवा में बातें हैं ही नहीं, ए टू जी सारा स्टैटिस्टिक्स पे चलेगा, जो भी चीज है। ठीक है ना? सो ये है। अच्छा, अगर हम टीचिंग मेथोडोलॉजी पे देखें, जैसे अभी हम कन्वर्सेशन में है ना, कॉन्सेप्ट ले लेना समझ लेना ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, ऐसे आप चैलेंज नहीं करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एग्जाम में आपके पेपर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है जनाब? तो हम इसको ऐसे अप्लाइड ही रखेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग जरा करते रहेंगे, और आपने अपनी लोकल एग्जाम्पल सुन के लिखनी है वहां पे भी, जेंडर के पेपर में भी, तो वही आपके काम आए। क्रिटिकल डायमेंशंस को देखेंगे जैसे अभी देख रहे थे, फिर सारा जो सिलेबस है जो अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या है वो देखेंगे, और हम प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जज्बात से काम लेते हैं। वो कहते हैं जनाब, एफपीएससी के वेबसाइट पे गए, वहां से सिलेबस डाउनलोड किया, जो किसी भी सब्जेक्ट का है उसका जबरदस्त किस्म का पीडीएफ एक्सट्रैक्ट किया, 2-3 पेजेस का, प्रिंट लगा के लगा लिया अपने रूम में, और कहा मैं सारे टॉपिक करूँगा। अब पॉलिटिकल साइंस कौन कौन रखता है? बहुत सारे लोग रखते हैं। उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो वेस्टर्न फिलोसफी का। ठीक है ना? अगर आप एक उस पोर्शन को, जिसमें से आपका कितने मार्क्स का आएगा पेपर, 20 या 40, ठीक, अगर आप साथ मुस्लिम भी मिला लें 40 मार्क्स का आएगा। अगर आप सिर्फ उसको पढ़ने बैठे ना, कम से कम 1 साल चाहिए, ज्यादा नहीं। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे तो आपको सिंपली 8 फिलोसफर करना पड़ेंगे, 8 नहीं तो 9 करना पड़ेंगे, और आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो ये है एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया, ये कोई आपके लंबे चौड़े जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं, काम जरूर आता है। अगर आपकी नॉलेज बेस अच्छा हो तो काम वो जरूर आता है। ये जब आप कभी लिखने बैठेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा, जब वो रेवोल्यूशन हो रही होगी ना, यहाँ ये भी हो गया, ये भी याद आ गया टॉपिक को देख के ना, सो आपको याद आएगा कि हाँ यार, ये तो फलां बुक में पढ़ा था, फलां जगह पढ़ा था, फलां न्यूज़पेपर में पढ़ा था। सो ऐसे करके तो हम क्या रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, उसी को देखेंगे, उसके डायमेंशन को। हाई स्कोर अटेनिंग अप्रोच ही हम रखेंगे, और पास पेपर्स का एनालिसिस तो मस्ट है। ठीक है जनाब? सो और एक हम हाफ मॉक ले लेंगे और एक फुल सिलेबस ले लेंगे। जी। अच्छा, ये अब इसका सिलेबस है, जिसमें मैं आपको जरा ब्रीफली बता दूं कि है क्या क्या, और उसके बाद फिर जब हम आएंगे तो फिर हम मजे से इस डिबेट में पढ़ जाएंगे। तो ये क्या है? तो ये पहला चैप्टर है आपके पास, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। उसमें सिंपली कि जेंडर स्टडीज है क्या, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि सोशल कंस्ट्रक्शन की यही सादा सी बातें हैं। जेंडर स्टडीज जो है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, क्योंकि अप्लाइड है ना, जल्दी समझ आ जाता है। उसके बाद अब जैसे यहाँ किसी ने बात की कि ये सिर्फ वुमेन को ही डील करता है या बाकियों को भी डील करता है, तो हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज में और वुमेन स्टडीज में क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, कि बाकी सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि पॉलिटिकल साइंस को भी हमें देखना पड़ेगा, लॉ को भी देखना पड़ेगा, लीगल इशू सारे जेंडर के देखने के लिए, हिस्ट्री भी देखना पड़ेगी ना कि अच्छा हिस्ट्री में क्या होता रहा, साइकोलॉजी साइकोलॉजी या बाकी जो भी चीजें। उसके बाद एक और ये डिबेट है, इसमें हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, अटोनमी वर्सेस इंटेग्रेशन। अब अटोनमी वाले, सिंपल सी बात, अटोनमी वाले कहते हैं कि भाई साहब, जैसे ये डिपार्टमेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, सेपरेट डिपार्टमेंट बना दो। इंटीग्रेशन वाले कहते हैं कि अच्छा, जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है ना ऑनर्स का, उसमें एक सेमेस्टर जेंडर स्टडीज पढ़ा दो, इंटीग्रेट कर दो उसको बाकियों में। तो ये सादी सी बात है।
हम फिर हाँ इसकी हम बेस देखेंगे कि दोनों तरफ से आर्गुमेंट क्या है, तो वैलिड आर्गुमेंट भी है या नहीं, और उसके बाद फिर अप्रोच चल कौन सी रही। तो ये है, ये है। उसके बाद जो जेंडर स्टडीज का पाकिस्तान में स्टेटस है वो क्या है, हम किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। लेवल तो बहुत ऊंचा होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपने इसको भी डाइजेस्ट कर जाना। ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकंड पे आइए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। अब यहाँ पे जो सारी थीरीज है ना, वो हम लेके आएंगे कि सोशल कंस्ट्रक्शन होती एक्चुअली कैसे। ठीक है जी। तो ये देखिए, सबसे पहले हिस्टोराइजिंग कंस्ट्रक्शन है। तो हम जो जितनी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ना, वो 2500 3000 साल की ग्रीक सोसाइटी से लेके अब तक, जैसे जैसे जेंडर रोल्स, जेंडर की जो कंस्ट्रक्शन है जैसे जैसे इवॉल्व हुई है अभी तक, उसको सारे को कवर करेंगे। उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। उसके बाद है ये जो प्रॉब्लमटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स। सेक्स मींस दो सेक्स कंसीडर करते थे, मेल और फीमेल। आप फॉर्म फिल करते हैं तो लिखा होता है सेक्स, आप लिखते हैं जनाब मेल। तो पहले ये दो ही कंसीडर होते थे। उसके बाद ये थीरी है क्वियर थीरी, ये 1990s में आती है। ये क्या कहती है कि भाई इससे आगे की भी कोई और भी लोग बसते हैं, ये सिर्फ मेल फीमेल एग्जिस्ट नहीं करते, दो सेक्सेस नहीं है, तो बाकी फिर ट्रांसजेंडर बाय जितने एलजीबीटी सारे आपको लगा। तो ये है। उसके बाद है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू। ये भी क्वेश्चन है ना, कि आपका जो सेक्स है, क्या आप मेल हैं फीमेल हैं, ये भी सोशल कंस्ट्रक्शन है या बायोलॉजिकल है। तो इसको भी हम डीपली देखेंगे कि क्या मामला है। उसके बाद मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी होती है कि ये जो मेल ट्रेट्स होती हैं, आप मर्दानगी जिसको आप कहते हैं, हाँ जी, चैंपियन ऑफ मर्दानगी। और फेमिनिटी जो फीमेल ट्रेट्स हैं उसको देखेंगे। और एक और अप्रोच है नेचर वर्सेस कल्चर अप्रोच। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये फीमेल्स होती ही ऐसी है, ये नेचुरली ही इमोशनल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया ये तो कल्चर का इशू है, कल्चर ऐसा था, उसने बताया कि बेटा छिपकली आ जाए तो जरा ऊंची आवाज में आपने चीखना है, कोई छोटी सी बात हो जाए तो आपने रोना शुरू कर देना है। सो इस किस्म की तो कुछ लोग कल्चर पे डाल देते हैं। तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स हैं, वो हम देखेंगे और इस डिबेट को भी क्या करेंगे, सेटल। आगे चलिए। उसके बाद थीरीज हैं। अब देखिए कुछ लोग ये समझते हैं, ये आगे फेमिनिज्म लिखा हुआ है, व्हाट इज फेमिनिज्म। कुछ लोग ये समझते हैं कि फेमिनिज्म ही पूरा जेंडर, लेकिन ऐसा नहीं है, एक कंपोनेंट है। तो हम देखेंगे कि फेमिनिज्म क्या चीज है। और कुछ लोग फिर ये समझते हैं कि ये सिर्फ फीमेल राइट्स की बात हो रही है, वुमेन राइट्स की बात हो रही है, या बाकी सारे भी उसमें आते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि बाकी सारे भी हजूर आते हैं। फिर उसके बाद है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। लिबरल फेमिनिज्म है, अब इनमें रेडिकल फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट, साइको एनालिटिकल, मेंस, पोस्ट मॉडर्न। अब ये सारी इसकी टाइप्स हैं। एजेंडा सबका एम एक ही है, एम सबका एक ही है, जेंडर इक्वालिटी। अप्रोच डिफरेंट। लिबरल वाले कहते हैं रिफॉर्म्स भाई लेके आओ, जो रेडिकल है वो कहते हैं ना 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 ना, ये रिफॉर्म से सोसाइटी सीधी नहीं होगी, एवोल्यूशन से नहीं होगी, रेवोल्यूशन से होगी, तो एकदम सब कुछ बदल दो। तो ये है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है ना, यही सारे इनइक्वालिटी की जड़ है। सो ऐसे करके ऐसे ही बाकी सारी भी ऐसे ही है, डिफरेंट उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये जब हम फिर इस पे आएंगे तो देखेंगे। उसके बाद है फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसमें फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव है पर्टिकुलर। तीन वेव चली हैं अभी तक, अभी कहते हैं फोर्थ चल रही है। कुछ लोग इसी, हाँ, इसी को थ्री से ही कह रहे हैं कि उसी की कंटिन्यूटी है। पहली कब चली, 1848 में, तब से लेके 1920 तक, और उसमें फीमेल्स को राइट टू वोट मिल गया। दूसरी चलती है 1960 से लेके 1990 तक, तकरीबन 91 तक, इस तरह से। उसमें ये जो बाकी राइट्स हैं, जॉब का राइट, मैरिज का राइट, अबॉर्शन का राइट, और 50,000 राइट्स, वो सारे मिल गए। सो सबसे डिसाइसिव जो है ना, जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, वो सेकंड वेव ने किया है। फिर ये थर्ड वेव है,
जिसमें ऐसी चीजें हैं जैसे वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो गई, इस किस्म के इश्यूज हैं, मॉडर्न इश्यूज जो हैं, तो ये है। और अभी जो है मी टू मूवमेंट वाला जो सारा मामला है, उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फोर्थ वेव है। सो ये बाद में कभी किसी ने डॉक्यूमेंट किया तो फिर ही जाके ये कोर्स में आएगा, अभी तक नहीं है। तो इनको सिंपली हम देखेंगे कि इन सारी वेव्स में फीमेल्स की डिमांड्स क्या थी, उन्होंने अचीव क्या किया और किसकी क्या कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो फिफ्थ वाला है ये सबसे एंड पे हम देखेंगे, क्योंकि ये जो बाकी सारे हैं ना, वो सारा है हिस्ट्री को देख के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना। ये जो फिफ्थ वाला है, बेसिकली यूएन ने ये सारा कुछ अपनाया हुआ है और वो फिर सारे कंट्री जो उसके मेंबर हैं उनको कहता है कि भैया इम्प्लीमेंट करो। तो ये सोल्यूशन वाला पार्ट है। तो हम आगे जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो पहले देखेंगे, वापस मैं इस पे आता हूँ। उसके बाद आप पाकिस्तान पे हम शिफ्ट कर जाएंगे कि पाकिस्तान में वुमेन की क्या कंडीशन है, उनकी हम हेल्थ देखेंगे कि जनाब कितनों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं नहीं मिल रही। देखे ना, अब ये भी आप इमेजिन कीजिए, आप बीमार हो, मेल बीमार हो तो एक्सेस मिल जाती, हॉस्पिटल आप चले जाते हैं। फीमेल बीमार हो सकता है आप उसको ऐसे ही इग्नोर करते हैं। जो डिपेंडेंट है मेल पे, जो डिपेंडेंट नहीं है वो तो सारा खुद अपना कर सकती है ना। जो डिपेंडेंट है उसको वो हेल्थ फैसिलिटीज वो वाली नहीं है। तो इस तरह से फिर उसके बाद नंबर आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं कि अच्छा इतनी एज में इतनी फीमेल्स की डेथ हो रही है लेकिन मेल की नहीं हो रही। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये, फिर हम उसके रीजंस भी पढ़ जाते हैं। सो इस किस्म की चीजें। उसके बाद एजुकेशन में हम देखते हैं कि भाई एजुकेशन का क्या हालात चल रहे हैं। जैसे ये भी एक उसका ही एस्पेक्ट है ना कि एजुकेशन तो ले ली है 85,000 डॉक्टर्स ने, लेकिन आगे जॉब नहीं कर रही। ये भी एजुकेशन का है। फिर देखो बड़ी मुश्किल से टाइम वो आया ना, इतनियों को हमने एडमिशन दिए, उनको ये कन्विंस किया घर वालों को सोसाइटी को कि पढ़ो इसी में तुम्हारा फायदा है। उसका आउटपुट तो ये था ना, वो जॉब करती और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, उसमें कितने सारे इश्यूज हैं, वर्क प्लेस हरेसमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और 50,000 चीजें। वुमेन एंड लॉ है कि फीमेल के लीगल राइट्स हैं वो कवर्ड है पाकिस्तान में या नहीं है। अच्छा, अगर कवर्ड हैं, अप्लाई भी हो रहे हैं या बस ऐसे हवा में बातें चल रही हैं। सो इस किस्म की बात है। अच्छा जनाब, उसके बाद जेंडर एंड गवर्नेंस है। उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये सफराजिस्ट मूवमेंट कौन सी होती है, राइट टू वोट। तो बेसिकली ये सारे इलेक्शंस के रिलेटेड सारे हो। जैसे देखेंगे वुमेन के एज अ वोटर्स क्या इश्यूज, पर्टिकुलरली हम इसको भी पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में देखेंगे। वुमेन के एज अ कैंडिडेट वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो उनके लिए बड़ा टफ होता है ना इलेक्शन कंपेन करना, दाएं बाएं आगे पीछे वो सारे इश्यूज। एज अ रिप्रेजेंटेटिव कि अच्छा इलेक्शन तो जीत गई हैं, पार्लियामेंट में पहुंच गई हैं, अब क्या बने। अब आप देखते हैं कि अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज तो सारी मेल के पास, फीमेल फीमेल होम भी तो पीछे जैसे इमरान खान गवर्नमेंट थी तो वहां हमने ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज ये दिया हुआ था। अब इसमें मरियम औरंगजेब है इंफॉर्मेशन। हाँ, अब वो अच्छा है, वो अच्छा इनिशिएटिव है हिना को जो दिया हो, वो देखो अच्छी एक, क्या उसको भी देखना सेकंड पे रखा हुआ वो भी बिलावल की वजह से, लेकिन वो फुल रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो वहाँ स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, आप कम कम स्टैंडिंग कमेटी देखते हैं जिसकी को फीमेल चेयर कर रही हो, बाकी सारे मेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक अपने प्रॉब्लम्स। सो ये है। उसके बाद पाकिस्तान में जो ये पॉलिटिकल कोटा हमने रखा हुआ है 18th अमेंडमेंट से पहले पहले हमने फिक्स सीट रखी हुई थी कि इतनी सीट्स दे दें। उसके बाद अब हमने 18th अमेंडमेंट के बाद ये किया है कि एक पार्टी जितनी भी उसकी वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगी ना पार्लियामेंट में, उसका 5% फीमेल कोटा होगा। ठीक है, अगर एक पार्टी 100 सीट्स ले रही है तो वो कितनी 5 सीट उसको एलोकेट करना पड़ेंगी फीमेल्स। ठीक है ना। सो ऐसे करके तो उसका इम्पैक्ट क्या है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या उसकी छुट्टी करा देनी चाहिए। तो ये है।
पॉलिटिकल कोटा हो गया, अब सीएसएस में भी एक सीट है कोटा पे फीमेल की, तो वो भी है, तो उसका भी हम इम्पैक्ट देखेंगे। आप ना परेशान हो, अब ऐसे कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और बड़ी जो प्रॉब्लम है जेंडर बेस्ड वायलेंस वाली। जेंडर बेस्ड वायलेंस एक है आम सिंपल वायलेंस, थप्पड़ चल गया, वायलेंस हो गई। लेकिन एक है पर्टिकुलरली जेंडर बेस्ड वायलेंस। हम पहले उसको डिफाइन करेंगे कि वो होता क्या है। तो यूएन ने बड़ी अच्छी उसकी कंप्रीहेंसिव सी डेफिनेशन दी है, तो हम उसको सिंपल वायलेंस से डिफरेंशिएट करके जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये पर्टिकुलरली बेस ही इसकी जेंडर है। अगर इनके जेंडर रिवर्स कर दो तो ये फैंटी खाने वाला और लगाने वाला दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये है। फिर हम उसकी थीरीज देखेंगे कि सबसे ज्यादा वायलेंस जो कि वुमेन के अगेंस्ट है, उसकी कुछ थीरीज हैं, वो आप देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्म्स हैं, वो कौन सी हैं। और उसके बाद फिर डेफिनेटली कि इसको, इस मेनेस को एलिमिनेट किया जाए, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी। तो यहाँ तक मैं आपको करवाऊंगा। ऊपर मैं वापस अगर आऊँ ये जेंडर एंड डेवलपमेंट पे। अच्छा, ये सारी थीरीज हैं जो यूएन ने अडॉप्ट की 1975 के बाद से। ये कैसे सोसाइटी को ऐसे, अब ये देखें ना, बैठ के जेंडर स्टडीज वाले लोग बैठ के वहाँ यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, जहाँ भी बैठ के लिखते रहे, कुछ का फायदा है नहीं। अल्टीमेटली तो कुछ सोसाइटल चेंज आए तो फिर अच्छा अभी भी आप क्लास ऐसे की, हाँ जी, आप नंबर 4 में दे दें। हाँ जी। अच्छा, तो ये सारी थीरीज हैं, और ये सारी, कुछ लोग आपको जिन्होंने देखा वो आपको इन थीरी से डराएंगे, तो हो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थीरीज हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधी सीधी थीरीज हैं। सोर्स अच्छा होना चाहिए पढ़ने वाला। सोर्स अच्छा ना हो तो फिर गड़बड़ी गड़बड़ है, फिर आपको उल्टा काम कर देते हैं। एक मेरी नज़र से नोट्स गुजरे, उन्होंने लिखे ही उल्टा हुआ था। ऐसी सरसरी गुजर जाते हैं ना कई दफा, यार ये क्या हो रहा है, लिखे ही उल्टा हुआ। और वो बड़े जो हैं वो नोट्स चल रहे हैं, तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या। तो आपने इन थीरी से घबराना नहीं है, ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि इनके नाम जरा उस तरह से, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो इस किस्म की वो चीज़ें हैं। तो आपने ये हम लास्ट पे करेंगे, ठीक है जनाब। और उसके बाद ये सारा तो मैंने आपको करवा दिया, आपके ज़िम्मे ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है। ये 3 केस स्टडीज हैं, मुख्तारा मायका कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मलाला यूसुफजई का, और शर्मीन उबैद शनाए का। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, आप इनके नाम ही लिख दें गूगल पे तो वो सारी आपको टाइमलाइन दे देगा कि इनकी क्या स्टोरी। तो यही सब कुछ क्या होगा जेंडर में होगा। लेक्चर प्लान मैंने आपको पहले बता दिया, वैसे सीक्वेंस से आएंगे। और जो 5th वन है जेंडर एंड डेवलपमेंट, वो हम लास्ट पे ले जाएंगे। आपने जाके देखना है ये पास पेपर्स का एनालिसिस, ठीक है। हाँ, तो आपने ये देखना है, और आप देखेंगे कि ये जो बातें आज हमने देखी हैं कि यही हम करेंगे, वो सारा इसमें कवर हो रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही करना है। जेंडर बहुत शॉर्ट है ना, बहुत शॉर्ट है, तो सारा भी कर लिया जाए तो इसमें हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल साइंस बहुत लेंथी है, तो वहाँ आपको और ज्यादा फोकस्ड होना पड़ता है, ठीक है जनाब। तो ये आपने खुद देख लेने हैं पास पेपर्स का, मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है जनाब। अब बताएं कोई मसला परेशानी जी। बुक्स में आपके साथ वो इफ्तिखार, वो उसामा से ना आप वो ग्रुप का लिंक ले लो, आप हैं उसमें जेंडर स्टडी वाला, तो उसमें स्लाइड्स तो डेफिनेटली आ जाया करेंगे, मैं आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो वहाँ सारा मटेरियल पड़ा हुआ, जो आपको पसंद आएगा वहाँ से पढ़ लेना। दो फोल्डर होंगे, एक पे लिखा होगा लेक्चर या स्लाइड्स, दूसरे पे लिखा होगा रीडिंग मटेरियल। तो रीडिंग मटेरियल वाला ओपन करना है तो वहाँ से मटेरियल मिल जाएगा सारा, और स्लाइड्स वाले में से स्लाइड्स मिल जाएगा। आप दोनों, अच्छा
मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वो मेरा ख्याल है वो इकट्ठा चलाना चाह रहे हैं। हम माजिद साहब से एक दफा पूछ लेते हैं। नहीं, मैनेज नहीं होगा, सेपरेट ही करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो तो गड़बड़ है ना। ये इतनी स्ट्रेंथ ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत होंगे। नहीं, अभी बढ़ाया है ही नहीं, ओरिएंटेशन ही हुई है उनके बिना। तो दोनों साथ चला लेंगे, दोनों मीन्स के एक दिन एक को, एक दिन दूसरे को। ऐसे इकट्ठा तो नहीं चल सकता, यहाँ लगेगी। उनसे उनसे गुजारिश करते हैं इनको, ऐसी है, ऐसी ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन डिमांड आपने करनी है। हाँ बस, नहीं आप सारे उनसे कहिएगा कि ऐसा मामला। ठीक है जनाब।